फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही आसान सा सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको कभी ऐसा फीलिंग हुआ है कि मूड तो बहुत हो रहा है और बाकी सब कुछ भी सही चल रहा है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही, या फिर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस मेरा कॉन्फिडेंस हिला रहा है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या मन में एक ऐसा गिल्ट आ रहा है कि कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। विश्वास करिए, पूरे हिंदुस्तान में हर 3 में से 1 मेल को करीबन करीबन वो इसी तरह फील करता है या उसको वास्तव में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि लोग बात करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में ही बताऊंगा कि आखिर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है, क्यों होता है, क्या ये ओनली एज से रिलेटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके मॉडर्न नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस। मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं जयपुर से हूं। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर होता क्या है, तो दोस्तों इसको इजी लैंग्वेज में अपन ये बोलेंगे कि भी पेनिस का प्रॉपर इरेक्ट नहीं होना ड्यूरिंग सेक्सुअल परफॉर्मेंस और रूटीन में, तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। इसके दो पहलू हो सकते हैं कि आइदर या तो इरेक्शन होता ही नहीं है, पहला तो पॉइंट। दूसरा ये है कि इरेक्शन होता तो है लेकिन वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी नहीं है, या फिर जो इरेक्शन है वो लंबे टर्म के लिए नहीं होता, या उतनी उसमें रिजिडिटी नहीं आती, उसमें टाइटनेस नहीं आती, तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर कभी कभी हो तब तो इट्स ओके, ये नॉर्मल हो सकती है। लेकिन साइंटिफिकली अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस मोर देन 3 मंथ तक अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब इसको आपको दिक्कत है और इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर होता क्यों है, मोस्ट कॉमन कारण क्या है। तो पहला कारण होता है कि कोई मेडिकल कारण, यानी कि बॉडी वाइज कोई कारण। दूसरा कारण होता है मेंटल कारण। तो जैसे पहला कारण जो है उसमें है जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या करती है, जैसे कि डायबिटीज़ पूरी बॉडी की जो खून की नसें होती है उनमें सिकुड़न क्रिएट कर देती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा देती है, तो उस सिकुड़न की वजह से आपके पेनिस में ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। हाई बीपी का भी सेम कंसेप्ट है कि हाई बीपी के से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वेसल सिकुड़ जाती है और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से दिक्कत होती है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी दोनों भी सेम काम करते हैं कि स्मोकिंग भी आपको धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल या आपकी जो खून की नस होती है उसकी परत को मोटा कर देती है, उसका फ्लो को कम कर देती है, ब्लड फ्लो को, और उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो आता है ब्रेन से सप्लाई होने वाली नर्व होती है उसका डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ये अपन को दिक्कत हो सकती है, यानी कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल में भी की वजह से भी दिक्कत होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाता है वेसल के अलॉन्ग, तो आपकी नसें सिकुड़न हो जाती है और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो मेल हार्मोन है वो कम है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। काफ़ी कुछ दवाई भी ऐसी है लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस, और ये ऐसी मेडिकेशंस है जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है। दोस्तों, दूसरा कारण है मेंटल कारण। जैसे इसमें आता है स्ट्रेस किसी भी तरह की हो सकती है, वर्क स्ट्रेस हो सकती है, घर की स्ट्रेस हो सकती है, बच्चों की स्ट्रेस हो सकती है, तो ये कोई भी स्ट्रेस आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकती है। पॉर्न एडिक्ट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा, और पॉर्न मूवी में जिस तरह की वो चीज़ें देखते हैं उस तरह को ही वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन काफ़ी कॉमन है। डिप्रेशन, जो लोग किसी भी कारणवश, आइदर एजुकेशन की वजह से, आइदर अपनी जॉब की वजह से, किसी भी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या फिर वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो अभी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। दोस्तों, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबके मन में होगा, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ये इंक्लूडिंग नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन एक शॉर्ट में लेकिन एक बहुत ही बेसिक रूप से सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो कुछ आती है, सबसे पहले आता है कि कुछ बेसिक मैनेजमेंट, जैसे कि कुछ सबसे पहले ओरल मेडिकेशंस, कुछ दवाई, जैसे कि अपने बोलते हैं वियाग्रा, सिल्डेनाफिल, अडानाफिल। ये क्या करता है, ये ब्लड फ्लो को टेस्टिस में, मतलब ये पेनिस के ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, अच्छा करता है। तो सबसे पहले अपन इन पे ट्राई करते हैं कि इनसे कुछ अपन को बेनिफिट हो जाए। तो ये ज़्यादा लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसमें है उसमें हार्मोनल थेरेपी जिसमें लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें वो मदद करने की मदद करती है।
उसके बाद आता है कि अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट्स या वैसा कुछ ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको बहुत अगर साइकेट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो डेफिनेटली लेना है, लेकिन उसको मैनेजमेंट अंडर द साइकेट्रिक कंट्रोल आपको करना है। नेक्स्ट है काउंसलिंग सेशंस। अगर आपको किसी भी तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स अपने किए थे, स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स है या कुछ है, तो उसमें आपको काउंसलिंग्स लेनी चाहिए। अगर कुछ वेस्कुलर कारण निकलता है, यानी कि कोई ऐसा कारण निकलता है कि आपकी खून की नसों में सिकुड़न है, तो अपन इसके आगे के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी। तो वैसे ही हम पिनाइल पेनिस की जो नस होती है उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करने के बाद उसमें हम बैलून से, या तो पतली सी होती है तो उसको बैलून से खोल देते हैं, और कभी कभी वंस इन उसमें स्टेंट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी इसमें वीनस लीक होता है तो वीनस लीक को भी अलग तरीके से डील किया जाता है। तो कुल मिला के इस तरह के जो ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या है, किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं, कोई टाकापिटी नहीं, आपको डे केयर में या वन डे स्टे के साथ आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। किसी भी तरह का आपको अगले दिन आप अपने काम पे लौट सकते हैं, यानी कि आपको कहीं भी बेड रेस्ट की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तव में आपकी बीमारी इस वजह से है तो और वो ठीक हो गई, तो आप सोचिए कितना ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की संभावना नहीं, कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सब इसके एक बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यही ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन मुझे लगता है एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। लोग प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते हैं। लोगों का इसमें एक्चुअली क्या, इसका जो डॉपलर होता है, जो पिनाइल पेनिस की जो खून की नसों को देखने के लिए, वो भी लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। माफ़ करिएगा कि मैं इसके डायग्नोस्टिक पे बात करना भूल गया, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि एक पिनाइल डॉपलर होता है जिसमें कि हम एक इरेक्शन से पहले और एक ड्यूरिंग इरेक्शन और पोस्ट, मतलब इरेक्शन के साथ साथ हम डॉपलर करते हैं, और आपके इरेक्शन के ड्यूरेशन में हम ब्लड फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्लड फ्लो कैसे चल रहा है खून की नसों में। ये डॉपलर क्या है कि में एक्सपर्टाइज बहुत ही पुअर है लोगों की, मतलब नहीं, बहुत कम ही लोग इसको बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो एक अच्छा डॉपलर इसमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेस पे ही अपन इसमें आगे बढ़े। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मतलब वैसे लोगों ने इसको शर्म का एक विषय बना रखा है, लोग शेयर नहीं करते, पर बिलीव मी कि लोग अपना क्या कर रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए इस बारे में, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है उसको कुछ नॉलेज हो, या फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपने नियरेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए इस टॉपिक को। अपने कभी कभी साइकेट्रिस्ट से भी मिले, तो साइकेट्रिस्ट से मिलने में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करिए। ये ट्रीटेबल डिजीज है। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में काफ़ी आपकी नॉलेज बड़ी होगी, और होपफुली आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।